अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ज़हन में है जो वो पूछ रहे हैं कि आउटलियर्स क्या होती हैं। तो जो लोग स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं या जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स को तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा, लेकिन आज इसको मेनली फोकस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि आउटलियर एनालिसिस या आउटलियर्स क्या हैं। ठीक है, एक डेटा सेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पार्ट नहीं होते। कंप्लीट का मतलब होता है कि मुकम्मल करना, ठीक है, यानी कि वो फिट नहीं होते, जो जर्नल बिहेवियर या मॉडल होता है डाटा का उसमें। इसकी मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़ जो डाटा सेट की होती हैं वो उसका आउटलियर कहलाती है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ होती हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ चल रही होती हैं। अब ये जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं ये आउटलियर्स कहलाते हैं। बहुत से डाटा माइनिंग के मेथड हैं जो क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं आउटलियर्स को। क्यों? क्योंकि वो इसको कंसीडर करते हैं कि ये कोई एरर है, एक्सेप्शन है या कोई नॉइज़ है। ठीक है, इस वजह से वो इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं। ओके, जब हम आउटलियर्स की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही ज़्यादा हाई या लो वैल्यूज़ जो हैं वो आउटलियर्स के अंदर की जाती हैं। तो बहुत से जो डाटा माइनिंग के मेथड्स हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, वो इन आउटलियर्स को कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है उसको जो है वो क्या कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। इसकी एग्जांपल रियल वर्ल्ड लाइफ से मैं आपको एक देती हूँ। फ़र्ज़ करें किसी एक जगह पे आप रज़ा इलाही के लिए या आप मतलब किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं, कोई एनजीओ कोई चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन वहाँ पे सडनली एक एमएनए आ जाता है और किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की सिफारिश कर देता है। तो उसको भी नो डाउट कि वो भी नीडी है, लेकिन उसको सिफारिश कर देता है, तो वो जो एक क्यू लगी हुई है, एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है, उसको वो ख़राब कर देगा और सबसे पहले कहा जाएगा कि जी आप इसे सर्व कर दें। तो हमारे लिए वो बंदा उस डाटा सेट के अंदर, उस केस सिनेरियो के अंदर एक आउटलियर है। और अगर हम उस आउटलेयर को यूज़ करते हुए कोई रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करें या इस तरह के बहुत से लोग आ जाएँ जिनको एमएनए, एमपीएस की सिफ़ारिशें जिनके साथ हों, तो वो हमारे लिए उस डाटा सेट में आउटलेयर्स का काम करेंगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है? तो ये जो हमारे पास हम लोगों ने ये जो आउटलेयर्स जो हैं इनको एज़ अ नॉइज़ करना होता है। तो अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दी गई है फ्रॉड डिटेक्शन की। The rare events can be more interesting than the more regular occurring ones. The analysis of outlier data is referred to as outlier analysis or anomaly mining. इसको anomaly भी बोला जाता है। जैसे आपको डेटाबेसेस के अंदर पढ़ाई जाती है ना, उसकी जो स्टेजेस होती हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो उसमें आपको एनॉमलीज़ हर स्टेज पे बताई जाती है कि स्टेज की ये एनॉमली है, सेकंड स्टेज में ये एनॉमलीज़ आती हैं। तो एनॉमलीज़ एक्चुअली एक्सेप्शंस होते हैं, अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं जो अकर हो रहे होते हैं। तो आउटलेयर में बी डिटेक्टेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टैटिस्टिक्स इन द डेटा माइनिंग। सो हियर इज द आंसर कि आप लोगों ने कोई भी एनालिसिस करना हो, इधर इट्स अ प्रिडिक्टिव एनालिसिस और एनी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस or exploratory discussions or any outlier analysis, so you need some strong base। और वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आपको कनेक्ट करती है फिर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग से, जो आपको आउटलियर्स के बारे में बताती है। और जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का था। नो डाउट वो एक रफ लेक्चर था, मतलब उसमें हमने सिर्फ जर्नल ओवरव्यू लिया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है विद सोल्यूशन लें, और वहाँ पे आप लोगों को बहुत सी एग्जांपल मिलेंगी रियल केसेस के साथ, जो क्वेश्चंस उन्होंने डिज़ाइन किए हुए राइटर्स ने, तो उनके सोल्यूशंस भी वहीं पे हैं, तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। फिर हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि
जब हम लोगों ने आउटलेयर एनालिसिस करना हो या कुछ करना हो तो हम स्टैटिस्टिक्स में से जो है इम्पोर्टेंट जो टूल्स हैं उन्हें उठा के तो आउटलेयर्स को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब आउटलेयर्स और इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो ताल्लुक है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो नॉर्मली बहुत से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और इंटर क्वार्टाइल रेंज को जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, इसका भी मैं आंसर आपको भी देती हूँ। आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ आउटलेयर वाली। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट है इसको बताना। तो यहाँ पे ये आपको Q1 और Q3 है और आपको पता है ना IRQ किसके इक्वल होता है, Q3 माइनस Q1 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डाटा है ना, इट्स शेयरिंग द सेम पैटर्न। ये हमारे पास एक पैटर्न लेके आ रहा है जिसकी बेस पे हम कोई एनालिसिस करके तो कोई प्रिडिक्शन या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कोई हमें यहाँ पे डाटा मिल रहा है तो ये डाटा एक आउटलियर डाटा होगा। तो आउटलेयर डाटा जो है वो हमारे पास इस वो डाटा होता है जो या तो एक्सट्रीमली हाई होता है या एक्सट्रीमली लो होता है। तो वो हम लोग अगर उसको उसकी बेस पे कोई डिसीजन लेना भी चाहें तो वो हमें मिसलीड कर देगा, मिसगाइड कर देगा, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन या हमारा एनालिसिस जो है डाटा माइनिंग का वो गलत हो जाता है। ठीक है। सो ये जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एक इशू है और इसको हम डाटा माइनिंग के अंदर डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस। और अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो सिंपली आउटलेयर एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आउटलेयर एनालिसिस जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने डाटा के अंदर से नॉइज़ या आउटलेयर्स जो हैं उनको रिमूव कर सकें, क्योंकि ये हमारा एट द एंड आउटपुट जो है उसको डिस्टर्ब करेंगी। इसके बाद वो पैटर्न्स, आर ऑल पैटर्न्स इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम हर पैटर्न को ही कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास बहुत से रूल्स होते हैं जिनको हमने अप्लाई करना होता है, जिससे हमने पैटर्न निकालना होता है। अब ये पैटर्न किस तरह से निकाला जाता है या किस तरह से आपको पता चलता है कि अच्छा हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स आ रहे हैं। तो ये विद द टाइम ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं डाटा साइंसेज में उनको पता चलेगा। ठीक है, कि वो किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं यूटिलाइज। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आर ऑल ऑफ पैटर्न्स इंटरेस्टिंग, तो जी टिपिकली द आंसर इज नो। ठीक है, आपके पास टिपिकली इसका आंसर क्या था, नहीं। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पैटर्न्स पोटेंशियली जनरेटेड वुड एक्चुअली बी ऑफ इंटरेस्ट टू गिवन यूजर। हमारे लिए हर पैटर्न जो है वो अवेलेबल, जो पैटर्न है वो हमारे लिए जो है वो वाइटल नहीं होता, क्रिशियल नहीं होता, वो हमें एक अच्छी बेस नहीं प्रोवाइड करता, तो इसलिए हम तमाम पैटर्न्स को जो है वो कंसीडर नहीं करते। दिस रेजेस सम सीरियस क्वेश्चंस फॉर डाटा माइनिंग लाइक व्हाट मेक्स अ पैटर्न इंटरेस्टिंग, कौन सा पैटर्न है जो यूजर की अटेंशन गेन करता है, एंड कैन अ डाटा माइनिंग सिस्टम जनरेट ऑल ऑफ द इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, तो क्या डाटा माइनिंग में ये एबिलिटी है कि वो ये तमाम के तमाम पैटर्न जनरेट कर सके, या सिस्टम जो है वो जनरेट सिर्फ इंटरेस्टिंग वन जो है वो उनको जनरेट करेगा। दो, हमारे पास जो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि अ पैटर्न इज इंटरेस्टिंग इफ इट इज इजीली अंडरस्टूड बाय द ह्यूमंस। Number two, valid or new or test data with some degree of certainty. Number three, potentially useful. Number four, novel. It should be unique. ठीक है, ये आपके नए और पुराने डाटा दोनों पे इक्वली वैलिड होना चाहिए और हम लोग इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ऐसे पैटर्न जो हैं वो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। अ पैटर्न इज आल्सो इंटरेस्टिंग इफ इट वैलिडेट्स अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई मफरूज़ा फ़र्ज़ किया हुआ है, कोई फ़र्ज़ी बात है और आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जो गिवन पैटर्न है क्या उस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है। एन इंटरेस्टिंग पैटर्न रिप्रेजेंट्स नॉलेज, और ये जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, ये पैटर्न्स ये हेल्प आउट करते हैं किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के। अच्छा, सेवरल ऑब्जेक्टिव्स मेजर्स ऑफ पैटर्न इंटरेस्टिंगनेस एग्जिस्ट। ठीक है, आप अब पैटर्न की जो इंटरेस्टिंगनेस है, यानी कि आप ये देखना चाहते हैं पैटर्न जो है वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, यानी कि हमारे लिए वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उसके लिए बहुत से ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं। These are based on structured of discovered pattern and the statistics underlying them. An objective measure for association rule of the form X
sports y is rule sport representing the percentage of transactions from our transaction database that that the given rule satisfy. This is taken to be the probability x union y, where x union y indicates a transaction contains both x and y, that is the union of items x and y. यानी कि वो आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप पैटर्न की इंटरेस्टिंगनेस देखना चाहते हैं तो आप लोग एसोसिएशन रूल्स के ज़रिए ये काम करते हैं। कब? जब आप लोग डाटा वेयर हाउसेज या डाटा बेसिस के ऊपर काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने कहा एक्स बिलोंग्स टू वाई या एक्सपोज स्पोर्ट वाई, इसका मतलब ये है कि हमारे पास चांसेस ये हैं कि अगर एक्स एक ट्रांजैक्शन में है तो वाई भी वहाँ पे होगा। ठीक है। अनदर ऑब्जेक्टिव मेजर फॉर एसोसिएशन रूल इज कॉन्फिडेंस। पहला जो रूल है वो है स्पोर्ट, ठीक है, और दूसरा जो है जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी मेजर कर देते हैं, चांसेस मेजर कर देते हैं, और उसके बाद कॉन्फिडेंस है, ठीक है, दूसरा एसोसिएशन रूल विच असेसेस द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द डिटेक्टेड एसोसिएशन। दिस इज टेकन टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, p y slash x, that is probability that a transaction containing x also contains y. More formally support the confidence like जैसे स्पोर्ट के अंदर हम लोग अब ये देखें, दो एसोसिएशन रूल है आपके पास पैटर्न को स्टडी करने के कि पैटर्न आपके लिए कितना अच्छा है। अगर आप लोगों के पास एक्स और वाई दोनों इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं डाटा सेट के, तो आप स्पोर्ट के साथ इसको अपने पैटर्न्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आपको वो रिजल्ट्स चाहिए हैं क्यूरीज के जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों मौजूद हों, तो फिर आप इसके लिए एसोसिएशन रूल क्या यूज़ करेंगे? स्पोर्ट। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस जो है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं और डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के ऊपर आप लोग बेस कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शन लें जिनके अंदर एक्स तो हो लेकिन वाई भी हो, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस जो है वो एसोसिएशन रूल है। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंगनेस मेजर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये एसोसिएटेड होते हैं एक थ्रेशहोल्ड से, यानी कि ये एक हमारे लिए एक जो है ना लिमिट बाउंड एक जो है वो सेट कर देते हैं, विच मे बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़र, और ये यूज़र अपने अकॉर्डिंगली भी डिज़ाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रूल्स डू नॉट सेटिस्फाई अ कॉन्फिडेंस थ्रेशहोल्ड, 50% can be considered uninteresting. Rules below the threshold like reflect noise, exceptions, minority cases, ये आपकी probability की जो है वो probability में भी अगर आप देखेंगे तो ये less chances में जाएंगे। इसके अलावा अदर ऑब्जेक्टिव जो है इंटरेस्टिंगनेस मेजर्स के, वो उसमें एक्यूरेसी है, कवरेज है, ठीक है, फॉर क्लासिफिकेशन रूल्स। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है? एक्यूरेसी टेल्स अस परसेंटेज ऑफ डाटा दैट आर that are correctly classified by a rule, ठीक है। तो एक्यूरेसी मीन्स एग्जैक्ट, देयर इज नो एम्बेगिटी। तो एक्यूरेसी ने हमें क्या देना है? एग्जैक्ट जो है वो करेक्टली क्लासिफाइड जो हमारा डाटा है वो देना है। कवरेज इज सिमिलर टू स्पोर्ट इज दैट इट टेल्स अस द परसेंटेज ऑफ डाटा टू विच आर रूल अप्लाइज, ठीक है, ये हमें परसेंटेज देती है कवरेज, और ये स्पोर्ट्स की तरह काम करती है, इनकी यूनियन पे काम करती है। Regarding understandability, we may use simple objective measures that access the complexity or length of bits of the pattern. अब यहाँ पे आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके बारे में तो पता चल गया। अब जो है ये हमारे पास जो था ये ऑब्जेक्टिव मेजर्स थे पैटर्न इंटरेस्टिंगनेस के, जिसके अंदर हमने एसोसिएशन रूल्स को फोकस किया और हमने ये देखा कि स्पोर्ट और कॉन्फिडेंस किस तरह से काम करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एक्यूरेसी कवरेज जो है वो किस तरह से काम करती है। इसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्टिव एनालिसिस, ठीक है। सब्जेक्टिव रूल्स जो है सब्जेक्टिव इंटरेस्टिंग मेजर्स जो हैं आर बेस्ड ऑन यूज़र बिलीव्स इन द डाटा, ठीक है। इसके अंदर हम अब जो डाटा पैटर्न जो हैं उनको इस तरह से करते हैं कि पैटर्न्स जो हैं अगर वो अनएक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, तो वो कोई एक्शनेबल जो है वो हमें अगर डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे ये एक्शनेबल है, ठीक है। और फिर वही बात है कि जो भी आप पैटर्न निकालें उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके हाइपोथेसिस को वो जो सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वो कहता है कि कैन अ डाटा माइनिंग सिस्टम जनरेट ऑल
रेफर्स टू द कंप्लीटनेस, ये किस डाटा माइनिंग के एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जिसको हम कंप्लीटनेस बोलते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा-सा जो है ना, आप ये देखें कि ऐसे डाटा माइनिंग जो सिस्टम्स जो अभी मैच्योर नहीं होते, तो वो तकरीबन ऑल पॉसिबल जो है उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है उसको करते हैं, और उसके ज़रिए हम लोग जो है पैटर्न्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और पैटर्न फाइंडिंग करके तो हम लोग इन मेजर्स जो इंटरेस्टिंगनेसेस को मेजर करके उसकी बेस पे हम लोग कोई सा भी एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। स्टैटिस्टिक्स का जो है वो स्टार्ट हमने ले लिया हुआ है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स और डाटा माइनिंग का क्या ताल्लुक है? आप देखिए कि डाटा माइनिंग इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली खुद कुछ नहीं है। डाटा माइनिंग का हिस्सा है मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, विजुअलाइजेशन, एल्गोरिदम्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एप्लीकेशंस, स्टैटिस्टिक्स, डेटाबेस सिस्टम, डेटा वेयर हाउसेज एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल्स। ये तमाम की तमाम वो टेक्निक्स हैं जो डाटा माइनिंग अडॉप्ट करता है। यानी कि ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का प्रॉब्लम आता है बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट, और आप उसके ऊपर डाटा माइनिंग किसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस तरह से आप उन चीज़ों को जो है वो रिलेट करेंगे। लाइक जैसे अगर एक जर्नल व्यू आपको स्टूडेंट्स को दिया जाए कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके इनिशियल कंपोनेंट्स क्या होंगे? नंबर 1 ये होगा कि आपके पास डेटाबेस सिस्टम या डेटा को होना ज़रूरी है। डेटा को होने के बाद आप उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करेंगे। अब पैटर्न रिकॉग्नाइज़ेशन के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है। स्टैटिस्टिक्स को करने के बाद डिसीजन मेकिंग के लिए आप मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिदम लगाएँगे। फिर जो रिज़ल्ट्स आएँगे यानी कि एल्गोरिदम भी फिर आ जाएगा। फिर जो रिज़ल्ट्स आएँगे उनको आप विजुअलाइज़ करवाएँगे बाय यूजिंग सम विजुअलाइज़ेशन टूल। तो इस तरह से ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो आपको इस वक़्त इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं आपस में वो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो ये डिपेंड करता है उस क्यूरी पे जो आपके पास आती है कि आपने इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए हुए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।